क्या होगा अगर शहर की सारी खूबसूरत लड़कियां अपने आप ही प्रेग्नेंट होने लगे और उन्हें खुद भी नहीं पता हो कि वह कैसे प्रेग्नेंट हो रही है। खैर, आज हम एक्सप्लेन करेंगे एक ऐसे मिस्ट्री थ्रिलर मूवी को। सो हाय फ्रेंड्स, एक्सप्लेन गुरु हियर। टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन द मूवी कॉल्ड अश्वत्थामा। सो लेट्स स्टार्ट, पर उससे पहले एक दिल से रिक्वेस्ट है, प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सो बैक टू द टॉपिक। मूवी के स्टार्टिंग में हम एक गणेश नाम के बच्चे को देखते हैं। फिलहाल वह हॉस्पिटल में है क्योंकि उसकी मम्मी की डिलीवरी होने वाली है। आफ्टर डिलीवरी गणेश को एक प्यारी सी सिस्टर मिलती है जिसका नाम प्रिया रखा जाता है। उसके बाद मूवी का सीन शिफ्ट होता है सीधा 25 ईयर लेटर, जहाँ पे बीच पे हम बहुत सारे फिशरमैन को देखते हैं। तभी वहाँ पे एक बुढ़ऊ आता है जो कि फिशरमैन को एक खूबसूरत लड़की की तस्वीर देते हैं और उसे किडनैप करने के लिए उसे काफी अच्छे पैसे भी देते हैं। उसके बाद एक गुंडे अपना काम शुरू करते हैं और उस लड़की का पीछा करने लगते हैं। जब वो लड़की अकेले में होती है तो वो उसे बड़ी ही चालाकी से किडनैप कर लेते हैं। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रिया के घर पे, जहाँ पे हम देखते हैं कि प्रिया बड़ी हो चुकी है और उसकी सगाई होने वाली है। और तभी एंट्री होती है उसके भाई गणेश यानी गना की, जो कि हमारा मेन कैरेक्टर भी है। फिलहाल गणेश इंडिया से बाहर रह के पढ़ाई करता है और वो जल्दी से अपने घर आता है। यहाँ पे प्रिया उससे काफी नाराज है क्योंकि वो सगाई में बहुत ही लेट पहुंचा है। फाइनली एंगेजमेंट खत्म होती है और प्रिया अपने भाई से मिलती है और उससे गिफ्ट मांगती है। तब गणेश उसे एक प्यारी सी वॉच देता है। उसके बाद गणेश अपनी बचपन की दोस्त नेहा से मिलता है। काश मेरी भी ऐसी कोई बचपन की दोस्त होती। खैर, मैं तो गरीबी में पैदा हुआ हूँ। ओके गाइस, बैक टू द टॉपिक। लेकिन दुख होता है यार। ओके, कोई बात नहीं। यहाँ पे हमें पता चलता है कि दोनों काफी साल से रिलेशनशिप में हैं और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों शादी भी करेंगे। हाँ भाई, जरूर करो। उसके बाद गणेश अपने कमरे में सोया है, तभी उसका कुत्ता जोर जोर से भौंकने लगता है और बाहर भागने लगता है। गणेश उसके पीछे जाता है, तभी कुत्ता प्रिया के खिड़की के सामने जाके रुक जाता है। गणेश अपने कुत्ते के पास में जाता है, तभी वह खिड़की से प्रिया को देखता है जो कि अपने कमरे में पंखे से लटकने वाली है। यहाँ पे कोई भी भाई होता तो उसका दिल टूट जाता। वो जल्दी से अपनी बहन के पास जाता है, तभी प्रिया उससे गले लग के रोने लगती है और कहती है, मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ और मुझे नहीं पता कि मैं कैसे प्रेग्नेंट हुई हूँ। इतना सुनने के बाद गना कभी पैरों तले जमीन खिसक जाते हैं। उसे भी नहीं समझ में आ रहा कि आखिरकार कोई बिना जाने कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। उसके बाद एक समझदार आदमी होने के नाते गणेश इस सारी सच्चाई को रवि को बताता है, जो कि उसका जीजा बनने वाला है। ये सुन के उस बेचारे को भी काफी दुख होता है, पर वो भी शौक हो जाता है सुन के कि आखिरकार कोई बिना जाने कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। उसके बाद एक समझदार इंसान होने के नाते रवि उसकी बातों को समझता है और दोनों मिलकर प्रिया का अबॉर्शन करवाते हैं। अबॉर्शन होने के बाद प्रिया काफी दुखी रहने लगी है। तब रवि उसे सलाह देता है कि इन सारी चीजों को पीछे छोड़ के तुम अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। और एक अच्छी बहन होने के नाते प्रिया अपने भाई की बातों को समझती है और खुशी खुशी अपनी शादी करती है। शादी होने के बाद बाकी भाई बहनों की तरह गणेश भी काफी दुखी होता है और उसकी विदाई होने के बाद गणेश इस सोच में पड़ गया है कि आखिरकार कोई लड़की बिना जाने कैसे प्रेग्नेंट हो सकती है। ये सवाल गणेश को उसके अंदर से खाई जा रही है। थोड़ा बहुत अपने सोर्स से पता लगाने के बाद गणेश को पता चलता है कि कॉलेज में एक लड़का प्रिया को बहुत परेशान करता था। उसके बाद जल्दी से गणेश उस लड़के का हॉस्टल पहुंच जाता है और उसे बुरी तरह कोट देता है। उसके बाद गणेश उसे प्रिया का फोटो दिखा के उसके बारे में पूछताछ करने लगता है। तब वह लड़का कहता है कि मैं तो बस प्रिया को पसंद करता था और जब उसने मुझे मना कर दिया तब मैंने उसका पीछा छोड़ दिया था। उसके बाद गणा प्रिया के दोस्त से मिलता है, तो वह बताती है कि हमारे कॉलेज में एक सीनियर भी था जो प्रिया को काफी परेशान किया करता था। इतना सुनने के बाद गणा उसका एड्रेस निकालता है और उसके पास जाकर उसे बहुत बेरहमी से कूटता है। लेकिन मिस्टीरियसली उस लड़के को भी नहीं पता कि ये सब कैसे हुआ और इसी तरह से गणा हर उस लड़के को पीटता है जो उसकी बहन को तंग किया करता था। फिलहाल गणा को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उसे कोई भी सबूत नहीं मिल रहा कि ये सब कैसे हुआ। तब वो अपने बाथरूम में अपने शीशे पे पंच मारता है, जिसकी वजह से उसके हाथ कट जाते हैं और ये सब उसकी मम्मी देख लेती है। उसके बाद उसकी मम्मी उसे हॉस्पिटल ले जाती है। हॉस्पिटल से निकलते वक्त उसे नेहा कॉल करती है और वो उससे बात करते हुए हॉस्पिटल से बाहर निकलता है। तभी हॉस्पिटल के छत से एक लड़की आकर उसके कार पे गिरती है और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। ऐसा सीन देखने के बाद गणेश शॉक हो जाता है और वो उस लड़के का हाथ में पड़ी हुई चिट्ठी को लेकर पढ़ता है, जिसमें लिखा था, मम्मी और पापा, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है और ना ही दोस्त, पर फिर भी मैं कैसे प्रेग्नेंट हुई ये मुझे नहीं पता और डॉक्टर्स ने मुझे प्रेग्नेंट डिक्लेयर कर दिया है। और इस बात को जानने के बाद मैं भी हैरान हूँ कि ये सब कैसे हुआ और मैं अपनी इस बेइज्जती को बर्दाश्त नहीं कर पाई, इसलिए मैं खुद की जान ले रही हूँ। उसके बाद फिलहाल गणेश भी काफी परेशान है और उस चिट्ठी को पढ़ने के बाद वो भी सोच रहा है कि हो ना हो मेरी बहन के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। और सही से देखे तो उसके बहन की हालत भी कुछ ऐसा ही होने वाली थी, पर वक्त रहते नियति ने उसे बचा लिया। उसके बाद गणेश अपनी कार के इंश्योरेंस लेटर को फॉरवर्ड करने के लिए पुलिस स्टेशन जाता है, जहाँ पे वो देखता है एक माँ बाप अपनी बेटी की मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आए हैं, पर वो देखता है बाकी पुलिस वालों की तरह वो भी उनकी बातों को इग्नोर कर रहे हैं।
पुलिस वालों के ऐसे बिहेवियर को देख के गणेश को काफी गुस्सा आता है और वो पुलिस वाले को कहता है कि आपको इन लोगों की मदद करनी चाहिए। तब पुलिस वाला उस रजिस्टर को लाकर टेबल पे पटक देता है और कहता है ये रही उन सारी मिसिंग लड़कियों की रिपोर्ट जो कि पिछले महीने और इस महीने मिला के गायब हुई है। ये सारी चीजें अब इनका रोज का हो गया है। तब गणेश उन मिसिंग हुई सारी लड़कियों की डिटेल्स अपने मोबाइल से फोटो खींच लेता है। अब वहाँ से निकलने के बाद जब गणेश शाम को सिगरेट पी रहा है तब वो वही उन दोनों माँ बाप को देखता है जो कि पुलिस स्टेशन में अपनी बेटी का मिसिंग रिपोर्ट लिखाने आए थे और अब उन्हें पता चल गया है कि उनकी बेटी ओमनी हॉस्पिटल में एडमिट है। गना उन दोनों को हॉस्पिटल में लेके जाता है जहाँ पे डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आपकी बेटी को हाइड्रोब्लामिसिया हो गया था जिसकी वजह से उसका ब्लड शुगर लेवल लो हो गया था और वो बेहोश होकर सड़क पे गिर गई थी। और उनकी ये सारी बातें गणेश सुन लेता है। तब वो एक ऐसी लड़की को कॉल करते हैं जो कि सेम सिचुएशन में थी। तब वो भी ऐसे ही बेहोशी का कुछ कारण बताती है। अब उसके बाद वो गणेश को एक और बात बताती है कि जब उसके होश आए तब वो प्रेरणा हॉस्पिटल में थी। उसके बाद गणेश उन दोनों लोगों से मिलता है जिसकी बेटी उसकी कार पे गिर के मर गई थी। उसके बाद वो दोनों लोग भी गणेश को सेम बातें बताते हैं और ये भी बताते हैं कि वो भी ओमनी हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी। उनकी बातों को सुनने के बाद इतना तो साफ हो गया था कि गणेश को अब समझ में आ गया था कि जो भी लड़कियां किडनैप हो रही है उन सबका ओमनी हॉस्पिटल से कुछ न कुछ कनेक्शन तो जरूर है। अब रात को गणेश जब खाना खा रहा है तब उसे इस बात का भी पता चलता है कि प्रिया भी कुछ दिनों पहले बेहोश हुई थी और उसे ओमनी हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। उसके बाद गणेश उन सारी लड़कियों को कांटेक्ट करता है जो कि ऐसे केस का विक्टिम बनी है और तब उन्हें ये बातें पता चलती है कि उन सारी लड़कियों को सिटी के अलग अलग हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। और उसके बाद गणेश इस केस को कुछ ज्यादा ही सीरियसली लेने लगता है। अब कैसे भी करके गणेश को इस पहेली को सुलझानी ही होगी। उसके बाद हम देखते हैं नेहा अपने फ्रेंड्स के साथ मॉल में घूम रही है। तभी दो टेडी बने हुए इंसान नेहा के फ्रेंड को गुलाब का फूल देता है और फूल को पकड़ते ही श्रुति का हाथ में कुछ चुभ जाता है और वो भी बेहोश हो जाती है। और उसके बाद हम उन चारों गुंडों को देखते हैं जिसमें से दो लोगों ने टेडी बियर का गेटअप पहना था और दो लोगों ने हॉस्पिटल के वार्ड बॉय का गेटअप पहना हुआ है। अब यहाँ पे हमें जाके बातें पता चलती है कि एक्चुअली में चार लोग करते क्या हैं और लड़कियों को बेहोश करके अलग अलग हॉस्पिटल में भर्ती करा के क्या करते हैं उसके साथ। अब श्रुति के बेहोश होने की न्यूज नेहा सबसे पहले गना को बताती है। गना को ये बातें पता चलते ही वो जल्दी से हॉस्पिटल में नेहा से मिलने आता है और जब वो श्रुति से मिलने की कोशिश करते हैं तभी हम देखते हैं श्रुति को एक एम्बुलेंस से दूसरे हॉस्पिटल में ले जाया जा रहा है। अब यहाँ पे होने लगती है गणेश को काफी टेंशन और वो उस एम्बुलेंस का रियल लोकेशन निकालने के लिए कंट्रोल सेंटर पहुंच जाता है और जब उसे एम्बुलेंस की रियल लोकेशन पता चलती है तब वो अपने बाइक से निकल जाता है। उधर नेहा कंट्रोल रूम से उसे एम्बुलेंस का लाइव लोकेशन बता रही है और गणेश सारी एम्बुलेंस को एक एक करके चेक करने लगता है। यहाँ पे गणेश को बार बार फेलियर का सामना करना पड़ रहा है क्योंकि शहर में बहुत सारे एम्बुलेंस है, पर फाइनली वो उस एम्बुलेंस को ढूंढ लेता है जिसमें श्रुति को लेके जा रहे हैं। और अब यहाँ शुरू होती है मूवी की पहली फाइटिंग सीन जहाँ पे गणेश सबको एक एक करके धोता है। उसके बाद गणेश उस गुंडे को अपनी बहन की फोटो दिखा के उसके बारे में पूछने लगता है। तब वो कहता है हम तो बस यहाँ सिर्फ पैसों के लिए काम करते हैं। गणेश उससे और भी इन्फॉर्मेशन निकलवा पाता तब तक एक गुंडा उसे आके भिड़ जाता है और वहाँ बहुत सारी भीड़ होने के कारण वह गणेश को चकमा देके वहाँ से भाग जाते हैं। उसके बाद हम मूवी के मेन विलन को देखते हैं जिसका नाम है डॉक्टर मनोज कुमार। नहीं यार, कुमार्स गुंडे कैसे हो सकते हैं? जितने भी कुमार होते हैं वो सारे अच्छे होते हैं। ओके, बैक टू द टॉपिक। यहाँ पे हमें पता चलता है कि डॉक्टर मनोज कुमार एक सर्जन है और फिलहाल एक वार्ड बॉय उसे एक लाश का पोस्टमार्टम करने के लिए कह रहा है और वो उसकी बात बिना सुने हुए ही जा रहा है। पर जैसे ही वो वार्ड बॉय कहता है कि यह पोस्टमार्टम जज की बेटी का है तब वो जल्दी से पोस्टमार्टम रूम में एंटर करता है और यहाँ पे हमें उसके मेंटल कंडीशन के बारे में पता चलती है। वह एक साइकोपैथ है, उसकी हरकतें बिल्कुल एक साइको की तरह है। वह पोस्टमार्टम करने जाता है पर यहाँ पे हम देखते हैं कि वो लाश के साथ ही इंटीमेट हो जाता है। हमें इस डॉक्टर के मेंटल कंडीशन के बारे में पता चल रहा है कि इसके दिमाग में हवस इस कदर भर गई है कि यह हरामखोर लाशों को भी नहीं छोड़ रहा है। उसके बाद मनोज को उसके घर से एक कॉल आता है क्योंकि उन्हें अब एक नए मिशन को अंजाम देना है। अब मनोज के दादा उन चारों गुंडों को लेकर मनोज के घर पहुंचता है जहाँ पे मनोज ने उनके पार्टी का पूरा इंतजाम कर रखा है। यहाँ पे हम देखते हैं कि वो चारों लोग मनोज के साथ में बैठ के खाना खाने लगते हैं। मनोज को अब भनक लग गई है कि इन चारों के बारे में धीरे धीरे लोगों को पता चल रही है और उसके बारे में और खुलासा न हो, इसलिए वो उन चारों को एक एक करके बड़ी बेरहमी से मार देता है ताकि उनके जरिए कोई भी उस तक ना पहुंच सके। और यहाँ पे हमें मूवी का पूरा क्लाइमेक्स पता चलता है। मनोज कुमार जो कि एक पोस्टमार्टम डॉक्टर है, वह इन चारों लोगों के जरिए लड़कियों को बेहोश करवा के डिफरेंट हॉस्पिटल में मंगवाता था और उसके बाद वो उसे घर पे लाके उसके साथ रेप करता और उसे फिर से हॉस्पिटल में एडमिट करवा के उसे एक नॉर्मल बेहोशी का बहाना बता के मेट्रो को रफा दफा करवा देता था। इधर हम गणेश को देखते हैं जो कि उन चारों मछुआरों का पता लगाते लगाते उसके घर तक पहुंच जाता है
और जब वो एक मछुआरे के घर में जाता है तब वो उस घड़ी को देखता है जिसको उसने प्रिया को एज अ गिफ्ट दिया था। और तभी गणेश को याद आता है कि आज तो रक्षाबंधन है और वो अपनी बहन से राखी बंधवाने सीधा उसके घर पहुंच जाता है। राखी बंधवाने के बाद वह गिफ्ट में उसी घड़ी को वापस देता है जो कि उसने खो दी थी। यहाँ पे हम देखते हैं कि नेहा उससे नाराज हो जाती है क्योंकि गणेश उसे जरा सा भी टाइम नहीं दे रहा है। यहाँ पे दोनों के बीच बहसा बहसी हो जाती है। तब गुस्से में आके गणेश उन सारी बातों को नेहा को बताता है और बताता है कि कैसे वो प्रेग्नेंट हुई थी और उसकी जैसी और भी लड़कियां प्रेग्नेंट हुई और होने वाली है। और इतना सुनने के बाद नेहा भी शॉक हो जाती है। उसके बाद हम एक स्टेट मिनिस्टर की बेटी सौम्या को देखते हैं जिसके पास एक आदमी परफ्यूम बेचने आता है। यहाँ पे सौम्या को परफ्यूम बहुत ही अच्छी लगती है और वो उसे खरीद लेती है। और जब वह कार में उस परफ्यूम को यूज करती है उसके बाद सीधा न्यूज आती है कि स्टेट मिनिस्टर की बेटी सौम्या की डेथ हो चुकी है और उसकी डेड बॉडी पुलिस स्टेशन के बिल्कुल सामने मिली है। नेहा इस न्यूज को टीवी पे देखती है और गणेश को बताती है। यहाँ पे गणेश नेहा के साथ मिलकर सौम्या के घर आती है। नेहा अपने आप को सौम्या के फ्रेंड बताती है और उसके घर में एंटर हो जाती है। उसके घर में जाने के बाद नेहा सौम्या के सारे सोशल मीडिया हैंडल्स को चेक करती है और तब वह गणेश को बताती है कि आखिरी बार सौम्या शॉपिंग करने एक मॉल में गई थी। इतना पता चलते ही गणेश सीधा उस मॉल में पहुंच जाता है और वहाँ के कंट्रोल सेंटर में जाकर सीसीटीवी को चेक करने लगता है। यहाँ पे गणेश सीसीटीवी में उस आदमी को देख लेता है जिसने सौम्या को परफ्यूम बेचा था। यहाँ पे गणेश उस आदमी से मिलता है और सौम्या की फोटो दिखाते हुए उसके बारे में पूछता है। तब वो आदमी कहता है कि एक बूढ़े अंकल ने मुझे वो परफ्यूम उस लड़की को बेचने के लिए कहा था, इसके बदले उन्होंने मुझे पैसे भी दिए। अब सीन शिफ्ट होता है सीधा डॉक्टर मनोज के घर पे, जहाँ पे उसके पिता उस पर काफी चिल्ला रहे हैं और उसे कह रहे हैं कि तुमने स्टेट मिनिस्टर की बेटी का खून कर दिया और उसकी डेड बॉडी को पुलिस स्टेशन के सामने फेंक दिया। तुम्हें ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था और तुम्हें इसकी भारी कीमत चुकानी होगी। यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है सीधा पास्ट में, जहाँ पे हम देखते हैं बाकी लड़कियों की तरह सौम्या को भी वहाँ पे लाया गया है। पर इसी बीच सौम्या को होश आ जाती है और वो डॉक्टर मनोज को देख लेता है। बस उसकी मौत का यही कारण था कि उसने उसे देख लिया था। अब सीन शिफ्ट होता है सीधा प्रेजेंट में, जहाँ पे डॉक्टर मनोज के घर पे कुछ पुलिस वाले आए हैं और उसे सौम्या की बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर मनोज सिटी के सबसे बड़े पोस्टमार्टम डॉक्टर हैं और यहाँ के बड़े बड़े रईसों की भी पोस्टमार्टम वही किया करता है। उसके बाद डॉक्टर मनोज पहली बार मीडिया के बीच में आता है और अपने मगरमच्छ के आंसू दिखाते हुए कहता है कि सौम्या की मौत सर पे डंडे मारने के कारण हुआ और मैं पुलिस वालों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि वो जल्दी से जल्दी इस कातिल को पकड़े। अब यहाँ पे गना उस न्यूज को देखता है और नेहा को एक्सप्लेन करता है कि किडनैप हुई सारी लड़कियों में सब पहले बेहोश हुई है और उन सब का कारण हाइपोग्लाइमिया को बताया गया है और उसके बाद उनका रेप करके हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया जाता है और उसके बाद उन्हें एज यूजुअल डिस्चार्ज कर दिया जाता है, ऐसे जैसे उन्हें कुछ हुआ ही ना हो। अब अपनी अधूरी रिसर्च को पूरा करने के लिए गणेश उसी मॉल में आता है जिस मॉल में आखिरी बार सौम्या आई हुई थी। उसके बाद वो सीसीटीवी में उस बूढ़े आदमी को देखता है जिसको हमने सबसे शुरू में देखा था और सारी लड़कियों को किडनैप कराने के पीछे इसी का दिमाग होता है। अब गणेश सीसीटीवी में उस बूढ़े आदमी की गाड़ी को देखता है जिसकी डिटेल्स निकालने के बाद उसे पता चलती है कि यह गाड़ी किसी शिव शक्ति ट्रेवल से जुड़ी हुई है। इन सारे कनेक्शन का पीछा करते हुए गणेश पहली बार डॉक्टर मनोज के घर पहुंच जाता है और क्योंकि गणेश ने डॉक्टर मनोज को न्यूज पे देखा था इसलिए उससे सौम्या के बारे में पूछ लेता है कि क्या सौम्या के पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हाइपोग्लाइमिया के कोई सिम्टम्स पाए गए थे कि नहीं। गणेश की इस बातों को सुनकर डॉक्टर मनोज उसे अनदेखा कर देता है और उसके लिए कॉफी बनाने लगता है। गणा से बातें करने के बाद डॉक्टर मनोज को पता चलता है कि यह वही लड़का है जिसने उन चारों मछुआरों को पकड़ा था और अबे मुझे भी मारना चाहता है, इसलिए वो गणेश की कॉफी में जहर मिला के उसे मारने का प्लान बनाता है। पर तभी कॉफी पीने से पहले गणेश को नेहा का कॉल आता है और वो बताती है कि किसी अनजान आदमी ने गाड़ी से मेरे सामने लाश फेंक दी है। उसकी बातें सुनने के बाद गणेश नेहा को उस आदमी का पीछा करने के लिए कहता है और गणेश भी वहाँ से निकल जाता है। पकड़े जाने के डर से मनोज का दादा उसे कॉल करता है। तब मनोज कहता है कि आप पोर्ट एरिया में चले जाओ, पर तभी हम देखते हैं गणेश भी वहाँ आ जाता है और उसका पीछा करने लगता है। पीछा करते करते वो पोर्ट पे पहुंच जाते हैं और तभी एक कंटेनर उस बूढ़े आदमी के कार पे आके गिरती है और उसका राम नाम सत्य हो जाता है। और तब हमें पता चलता है कि मनोज ने उसके भी ठिकाने लगाने का प्लान पहले ही बना दिया था। पर वहाँ पे थोड़ी छानबीन करने के बाद गणेश को एक कार्ड मिलता है जिसके बाद उसे पता चलता है कि इस कार का कनेक्शन डॉक्टर मनोज कुमार के फैमिली से जुड़ा हुआ है और इसलिए गणा चोरी से डॉक्टर मनोज के घर में आके छानबीन करने लगता है। अब कुछ खोजते खोजते गणेश उस घर के बेसमेंट में पहुंच जाता है जहाँ वह देखता है कि डॉक्टर मनोज ने एक खास लिक्विड में बहुत सारे डेड बॉडीज को रखा हुआ है जिसमें वो 4 गुंडे भी मौजूद है। और तभी हम एक कंटेनर में डॉक्टर मनोज के बाप किशोर की लाश को देखते हैं। ऊपर से उसका बाप भी देख के कहता होगा, बताओ इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊं। खैर बैक टू द टॉपिक। और यहाँ पे हमें पता चलता है कि पूरी फिल्म में मनोज जिससे बातें कर रहा था वो बस उसका एक इमेजिनेशन था और तभी वहाँ पे डॉक्टर मनोज भी आ जाता है और ऐसा प्रिटेंड करने लगता है कि उसका बाप उसे कूट रहा हो। और तभी हमें मूवी का पास्ट सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हम देखते हैं कि मनोज ने अपने ही घर में काम करने वाली एक लड़की का रेप कर दिया था और तब उसके पापा ने उसे बहुत कूटा था। पर इस बात से गुस्सा होकर मनोज ने अपने बाप और उस माँ बेटी दोनों को ही मार दिया था।
जिसके बाद वो अपने दादाजी के साथ ही रहने लगा था और उसके इन सारे कुकर्मों में उसके दादाजी का बराबर हाथ था। और डॉक्टर मनोज की ऐसी हरकतों को देख के गना उसे बहुत बेरहमी से कूटने लगता है और फिर इन दोनों में सर्वाइवल गेम शुरू हो जाती है और आखिरकार गना उसे मौत के घाट उतार ही देता है। और इस तरह इस मूवी का मेन साइको मनोज कुमार मारा जाता है। और तभी गणेश को उसके पापा की कॉल आती है और तब वो कहते हैं कि कोई तुम्हारी बहन को परेशान कर रहा है। वो जल्दी से अपने घर जाता है और कहता है कौन है जो मेरी बहन को परेशान कर रहा है। और तभी उसे खुशखबरी मिलती है कि परेशान करने वाला अभी आया नहीं है, वो आने वाला है। अपने परिवार वालों और अपनी बहन की इस खुशी को देख के गणेश भी काफी खुश होता है और उसने अपने पुराने इतिहास को भुलाकर जीना सीख लिया है। और इस तरह होती है मूवी की द हैप्पी एंडिंग। दोस्तों उम्मीद है आपको यह स्टोरी टेलिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।